आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। बात दिन भर की 100 बड़ी खबरों की अब करेंगे फटाफट अंदाज में। हिमाचल प्रदेश राइफल एसोसिएशन की तरफ से सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में 26वीं तो लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पास हुआ है। बड़ी खबर इस बीच आपको ये बताएं, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, जो काम कांग्रेस ने 4 पीढ़ियों में नहीं किया, वो काम बीजेपी ने 1.5 साल में कर दिया। लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि धारा 370 पर 17 महीनों में विपक्ष हिसाब मांग रहा है। उन्होंने कहा कि हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन जिसने 70 सालों तक राज किया वो अपना हिसाब दे। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाना जरूरी था, इसलिए हटाई गई। वहीं जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर अमित शाह ने कहा कि सही वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 17 महीने में कई विकास कार्य हुए। उन्होंने कहा कि घाटी में करीब 3,57,000 परिवारों तक बिजली पहुंची। साथ ही कहा कि साल 2022 तक कश्मीर को रेल सेवा से जोड़ने का लक्ष्य है। शाह ने कहा कि इस देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं रहेंगे। यह वादा था जिसे मोदी सरकार ने पूरा किया। उन्होंने कहा कि अब घाटी का माहौल बदल रहा है। अब वहां बच्चों के हाथों में बंदूक नहीं, बैट है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में परंपराएं बदल रही हैं। पहले घाटी में सिर्फ 3 परिवारों का राज था, लेकिन अब घाटी में सामान्य लोग शासन करेंगे। जो लोग पंचायत चुनाव में चुने गए हैं, वो कुछ दिन बाद राज्य में एमएलए भी बनेंगे। गृहमंत्री ने कहा कि घाटी के लोगों को जमीन छीने जाने का खौफ दिखाया गया। उन्होंने संसद में जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि किसी की जमीन नहीं जाएगी, सरकार के पास पर्याप्त जमीन है। वहीं जम्मू कश्मीर में मुसलमान अफसरों की संख्या कम होने के सवाल पर गृहमंत्री अमित शाह ने ओवैसी को जवाब दिया। उन्होंने ओवैसी से पूछा कि क्या आप अब अफसरों को हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटेंगे। शाह ने कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मनीष तिवारी ने 18 साल में बंद हुए उद्योगों का आंकड़ा पिछले 17 महीनों में डाल दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी पंजाब और राजस्थान का डाटा सामने लाए। वहीं गृहमंत्री अमित शाह से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत इस दशक में सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक होगा। इस बार के बजट में देश के विकास और सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता साफ दिखी है। उन्होंने कहा कि इस बजट को इस तरीके से तैयार किया गया है जिससे हर नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। यह बजट नीतियों पर आधारित है। हमने अर्थव्यवस्था खोला और कई सुधार किए हैं। किसानों को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हमेशा से किसानों की मददगार रही है। हमने पीएम सम्मान किसान निधि के तहत किसानों के खाते में 1,15,000 करोड़ रुपए डाले हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की वजह से वहां के 69 लाख किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ से अभी तक वंचित हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी क्रोनी आम जनता है। हमारी क्रोनी वो जनता है जिन्हें पीएम मोदी पर विश्वास है। हम किसी दामाद के लिए काम नहीं करते हैं। राहुल गांधी के हम दो हमारे दो वाले बयान पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हम दो हमारे दो आपके यहां है। 2 लोग पार्टी संभालेंगे और 2 लोग पार्टी से बाहर का संभालेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार राहुल गांधी पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा में हिस्सा क्यों नहीं लिया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस कर्जमाफी का वादा करके मुकर गई, लेकिन राहुल गांधी ने उस पर कुछ नहीं बोला। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस ने कृषि कानून पर यू-टर्न क्यों लिया, इस पर भी राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने किसानों की बात करने वाली कांग्रेस के कई राज्यों ने किसानों को धोखा दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जैश से जुड़े हिदायत अल्लाह मलिक के पास से डोभाल के ऑफिस की रेकी का एक वीडियो किए जाने के बाद कदम उठाया गया। कश्मीर में शोपिया के रहने वाले मलिक को 6 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
जैश ए मोहम्मद के एक गिरफ्तार आतंकी ने बताया कि उसने पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर डोभाल के ऑफिस की रेकी की थी। बताया जा रहा है कि यह रेकी पिछले साल की गई थी। गिरफ्तार आतंकी ने के ऑफिस और श्रीनगर में अन्य इलाकों का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। मलिक ने यह वीडियो अपने आकाओं के पास पाकिस्तान भेजे थे। उसकी जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इस संबंध में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। जम्मू के गंग्याल पुलिस स्टेशन में मलिक के खिलाफ यूएपी की धारा 18 और 20 के तहत केस दर्ज किया गया है। मलिक को जैश के फ्रंट ग्रुप लश्कर ए मुस्तका का प्रमुख बताया जा रहा है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने कहा कि भारत को अपने आसपास के देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है ताकि भारत के आसपास की यथास्थिति में बदलाव लाने के लिए चीन द्वारा किए जा रहे प्रयासों से निपटा जा सके। सेना प्रमुख एवं नरवणे ने कहा कि जिस तरह चीन द्वारा पड़ोस में विवादित सीमाओं पर यथास्थिति बदलने का एक तरफा कोशिश की जा रही है, उससे विवाद और अविश्वास का माहौल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में सीए के खिलाफ धरने को लेकर अपने पुराने फैसले पर विचार करने से इनकार किया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक विरोध करके सार्वजनिक स्थान पर दूसरों के अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध का अधिकार कभी भी और हर जगह नहीं हो सकता। आपको बता दें, शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। 26 जनवरी दिल्ली की हिंसा जांच कर रही है दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच मामले में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लेकर लाल किले पहुंची और हिंसा वाले दिन का सीन रिक्रिएट किया गया। दिल्ली में हिंसा कैसे हुई, दीप सिद्धू लाल किले पर किस रास्ते पहुंचा, इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए क्राइम ब्रांच ने पूरे सीन को रिक्रिएट किया। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 80वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द करे और एमएसपी पर कानून लाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने 14 फरवरी को पुलवामा हमले की सालगिरह पर जवान के लिए और किसान के लिए कैंडल मार्च और मशाल मार्च निकालने का ऐलान किया। साथ ही 18 फरवरी को 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। चमोली में आई आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 36 लोगों की मौत हुई है तो वहीं करीब 170 लोगों की तलाश जारी है। आईटीबीपी के साथ सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम राहत कार्य में जुटी हुई है। इससे पहले ऋषिगंगा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा। इस वजह से कुछ देर के लिए टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हुई। इसके बाद कुछ चुनिंदा मेंबर्स की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू किया। ग्लेशियर टूटने के बाद अलकनंदा नदी पर कई झीलें बन गई हैं। इनमें से लाखों क्यूसेक पानी भरा है। सितम उतना भर नहीं है, सितम यह भी है कि इन झीलों ने अलकनंदा के मुहाने को बंद कर दिया है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से कहा गया है कि रैणी गांव के पास झील की जो स्थिति है उससे सावधान रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार में कोविड-19 टेस्टिंग के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप लग रहे हैं। बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि आंकड़ों में हेरफेर करके फर्जीवाड़ा चल रहा था। इसी तरह कई सालों में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है। बिहार में कोरोना जांच के कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड में है। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक मामले में 7 लोगों को निलंबित किया है। वहीं आगे आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक बिहार में कोरोना टेस्टिंग के गलत आंकड़े भरे गए। जिसका टेस्ट हुआ ना उनके नंबर मैच हुए और ना ही पता कई मोबाइल नंबर भी साबित हुए। दिल्ली में हुए रिंकू शर्मा हत्या मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने आरोपियों के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा कर दी। आपको बता दें बीते दिन आरोपियों ने के घर में भी तोड़फोड़ की गई। वहीं केस को सीबीआई को सौंपा गया है। बता दें कि दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में रिंकू शर्मा नाम के एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में 2 समुदायों के बीच तनाव का माहौल है। पुलिस के मुताबिक बर्थडे पार्टी के दौरान विवाद के बाद बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रही जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पिछले साल
कुलगाम में 3 बीजेपी नेताओं और पुलिसकर्मी की हत्या में शामिल द रेजिस्टेंट फ्रंट के शीर्ष आतंकी को जिला सामा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आतंकी की पहचान जहूर अहमद के तौर पर हुई है। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक आग तब लगी जब पटाखा बनाने के लिए केमिकल को मिलाया जा रहा था। उत्तर भारत में शुक्रवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 10:31 पर आए भूकंप से दिल्ली एनसीआर थर्रा गया। भूकंप का असर हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला। पहले खबर आई कि भूकंप का दूसरा केंद्र पंजाब के अमृतसर के पास था, लेकिन बाद में अमृतसर में भूकंप के केंद्र होने की बात से मौसम विभाग ने इनकार किया। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान था, जहां पर रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। दिल्ली एनसीआर में करीब हफ्ते भर बाद फिर से कोहरे की वापसी हुई। दिल्ली एनसीआर में शनिवार सुबह घना कोहरा देखा गया। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम रही। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती दिखाई दी। राजधानी दिल्ली की एयर क्वालिटी गुणवत्ता भी बहुत खराब श्रेणी में है। मौसम विभाग ने आंशिक रूप से आसमान में बादल छाए रहने और घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। देश में लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। नई कीमतों के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल का भाव 88.44 रुपए प्रति लीटर, जबकि मुंबई में 94.93 रुपए प्रति लीटर है। खूबसूरत फूलों को देखने के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल 13 फरवरी से राष्ट्रपति भवन में बने मुगल गार्डन को आम लोगों के लिए खोला जाएगा। मुगल गार्डन कोरोना की वजह से पिछले करीब 11 महीनों से ज्यादा समय से आम लोगों के लिए बंद था। मुगल गार्डन 13 फरवरी से 21 मार्च तक आम जनता के लिए खुलेगा। तो वहीं गार्डन घूमने के लिए पर्यटकों को पहले ही टिकट ऑनलाइन बुक करानी पड़ेगी। इसके अलावा सोमवार को मुगल गार्डन बंद रहेगा। भारत कोकिला के नाम से मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और कवयित्री सरोजनी नायडू की आज 141वीं जयंती। उनका जन्म 13 फरवरी को 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनकी जयंती के मौके पर 2014 से ही राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 16 जिलों में एमएसएमई इकाइयों को सौगात देने का ऐलान किया है। दरअसल योगी सरकार ने 16 जिलों में एमएसएमई इकाइयों के लिए 17 सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। योगी सरकार के इस फैसले से इकाइयों को विनिर्माण, मार्केटिंग, पैकेजिंग और बैंक से संबंधित कार्यों में आसानी होगी। जिलेवार सुविधाओं की बात करें तो झांसी में 2 क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिनमें मसालों और अनाज की प्रोसेसिंग पैकेजिंग की जाएगी। यूपी के कन्नौज जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हुई। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ से मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने जा रहे परिवार की कार एक्सप्रेस वे पर खड़े ट्रक में टकरा गई। बताया जा रहा है कि चालक को झपकी आने की वजह से हादसा हुआ। बरेली में एंटी करप्शन की टीम ने एक लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बता दें कि लेखपाल पर किसान से खेत की पैमाइश के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। फिरोजाबाद के लखनऊ एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा होने के चलते दर्जन भर वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 15 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं सभी घायलों को पुलिस ने इटावा फिरोजाबाद के हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। रायबरेली के वाजपेयीपुर गांव में जंगली जानवर के हमले से करीब 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए। जानवर के हमले के बाद गांव में दहशत का माहौल है। सभी घायलों का इलाज लालगंज के सामुदायिक अस्पताल में चल रहा है। बजट को लेकर सीएम मनोहर लाल सांसदों और नेताओं से राय ले रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया के आवास पर बैठक की और बेहतर बजट लाने पर चर्चा की। वैसे मनोहर लाल ने कहा कि बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित कई क्षेत्रों के बजट पर चर्चा की गई। सांसदों की अपेक्षाएं होती हैं और नए सुझाव के सामने आए हैं। हरियाणा के बजट में उन सुझावों पर अमल किया जाएगा। किसान आंदोलन पर सीएम ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। किसानों के आंदोलन में अब राजनीतिक पार्टियां भी घुस आई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का आधारशिला रखी। इसमें कृषि से जुड़े उद्योगों और व्यापार के प्रबंधन में युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
गुरुग्राम के दौलताबाद में 6 एकड़ जमीन पर यह इंस्टीट्यूट बनेगा। संस्थान में किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को कृषि से जुड़े उद्योग धंधों से साथ जोड़ना और उन्हें प्रशिक्षित करने पर जोर दिया जाएगा। आपको बता दें कि गुरुग्राम का इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप मुख्य रूप से विश्वविद्यालय के 5 विभागों के अधीन काम करेगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में पीडब्ल्यू हाउस में किसान आंदोलन को लेकर मीडिया से बातचीत की। जेपी दलाल ने कहा कि पीएम मोदी संसद के दोनों सदनों में स्पष्ट कह चुके हैं कि एपीएमसी मंडियां और एमएसपी बरकरार रहेगी। ऐसे में आंदोलन का कोई मतलब नहीं बनता है। किसान आंदोलन के समर्थन में चरखी दादरी में महिलाओं के जत्थे ने दिल्ली की तरफ कूच किया। बता दें कि महिलाएं अपने साथ कई महीनों का खाने पीने का सामान लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं। रोहतक के जाट कॉलेज स्थित अखाड़े में हुई 5 पहलवानों की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सुखविंदर को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने सुखविंदर पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। गौरतलब है कि रोहतक के जाट कॉलेज स्थित अखाड़े में सुखविंदर नामक शख्स ने 3 कोच और 2 महिला खिलाड़ियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था। रोहतक गोलीबारी को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रदेश की मनोहर सरकार को घेरा और ट्वीट कर लिखा कि सरकार की कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। गोलीबारी में मरने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए सुरजेवाला ने लिखा कि रोहतक में 5 राष्ट्रीय पहलवानों की निर्मम हत्या से हरियाणा दहल गया। साथ ही अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अपराधियों पर नकेल कसी, आंदोलनरत किसान भाइयों पर नहीं। सोनीपत बिजली निगम में कुछ बिचौलिया निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के नाम पर फर्जी रसीद पकड़ाकर ठगने का काम कर रहे हैं। मामला शहर से कोट मोहल्ला में सामने आया है। शिकायत के मुताबिक शख्स ने 3 माह पहले अपना बिजली का बिल जमा करवाया था, लेकिन अगले माह में जमा किए गए बिल को फिर भेजा तो मामले की पोल खुली। चंडीगढ़ सेक्टर 34 में नाबार्ड के कर्मचारियों और रिटायर्ड एम्प्लॉयज ने प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। रिटायर्ड कर्मियों का है कि पिछले 3 साल से उनकी पेंशन अपडेट नहीं हो रही है। सड़कों की बदहाली को लेकर फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ व्याली चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान नीरज शर्मा ने कहा कि लंबे समय से टूटी सड़कों की वजह से प्रदेश में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पानीपत के निजी अस्पताल में आशा वर्कर्स की मौत होने पर आशा वर्कर्स यूनियन के सदस्यों ने अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया और सीएमओ को गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद आशा वर्कर्स की मौत हुई, तो वहीं आशा वर्कर्स यूनियन ने इस मामले में मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी की मांग की। कैथल में हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और जिले के बीजेपी विधायक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। कैथल में प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों ने एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन नीति बहाल करने की मांग की है। इसके अलावा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने समेत कई और मांगे भी कर्मचारियों ने रखी हैं। बहादुरगढ़ में पुलिस कस्टडी में संदिग्ध परिस्थितियों में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बता दें कि बीते दिन सीआईए पुलिस ने चोरी के आरोप में एक शख्स को पकड़ा था, जहां पुलिस हिरासत में उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। मृतक की पहचान नया गांव निवासी दीपक के रूप में हुई, तो वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने दीपक की हत्या की है। परिजन दीपक की मौत के बाद आरोपी पुलिस कर्मचारियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। हालांकि पुलिस ने मामले पर कुछ भी कहने से इंकार किया है। जींद रोहतक रोड पर सड़क हादसे में 20 लोग घायल हुए। जानकारी के मुताबिक रोडवेज की बस और कैंटर के आमने सामने टक्कर हुई। दुर्घटना का कारण कैंटर की ओवर स्पीड बताया जा रहा है। अमृतसर बस अड्डे के पास से गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, तो वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग काबू पाया। हादसे में एक गाड़ी भी जलकर राख हुई। अंबाला में एशिया की प्रसिद्ध होलसेल कपड़ा मार्केट में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते दुकान में लाखों का माल जलकर राख हो गया। हालांकि दुकान में कितने का माल नुकसान हुआ इसका आकलन नहीं हुआ है। मौके पर दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। सोनीपत के सेक्टर 11-12 की न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में
महिला पति पर आरोप लगाया है। पति जुआ सट्टा खेलने का आदी है और पैसों की डिमांड करता है। वहीं डिमांड पूरी न होने पर पत्नी को दोस्तों के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाता है। पत्नी का कहना है कि पति घर आए दोस्त के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था। पत्नी ने इनकार करने पर पति और ससुराल वालों ने मारपीट की। वहीं महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। नरवाना के नए बस स्टैंड रोड पर चोरी की वारदात सामने आई है, जहां 3 चोर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से करीब 12 लाख रुपए का सामान चुराकर फरार हो गए। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने तीनों चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कैथल के रोहेड़ा गांव में 4 नाबालिग अनाथ बच्चों ने हरियाणा मानव अधिकार आयोग को गुहार लगाई। आपको बता दें कि बच्चों के माता पिता का देहांत हो चुका है। वहीं इस मामले पर जिला उपायुक्त ने कहा कि बच्चों की देखरेख के लिए सरकार की योजनाओं के तहत हर संभव मदद की जाएगी। निवाड़ी को आवारा पशु मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद ने 2,80,000 रुपए खर्च किए हैं। इसके बावजूद भी शहर की तस्वीर जस की तस। बता दें कि जिले में आवारा पशुओं के आतंक से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सुजान सिंह पठानिया का निधन हुआ। काफी दिनों से उनकी तबियत नासाज थी। बता दें कि सुजान सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में परिवहन व वन मंत्री भी रह चुके हैं। सुजान सिंह पठानिया का निधन प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। आपको बता दें कि सुजान सिंह पठानिया का जन्म 22 सितंबर 1943 को लाहौर में हुआ था। शिमला में बढ़ते ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए शिमला सिटी ट्रैफिक रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट प्लान बनाया गया, जो यातायात को सुचारू बनाने में कारगर साबित होगा। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत शिमला में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भवन से की। नान के सैनिक क्षेत्र के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर विधायक राजीव बिंदल और जिलाधीश से मुलाकात की है और उन्हें समस्याओं के बारे में अवगत कराया। वहीं उन्होंने समस्याओं को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष उठाया। बिलासपुर में निर्माण कामगार संघ से संबंधित भारतीय मजदूर संघ कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने रिबन काटकर किया। घुमरावी में खुला भारतीय मजदूर संघ का कार्यालय कामगारों के लिए मददगार साबित होगा। लाहौल की पट्टन घाटी में फागनी उत्सव का आगाज हुआ, जो कि 10 दिन तक मनाया जाएगा। फागनी उत्सव के दौरान घाटी के युवा बुजुर्गों से सुख और समृद्धि का आशीर्वाद लेते हैं। वहीं कुल्लू व मनाली रह रहे लाहुली समुदाय के लोग भी फागली पर्व मना रहे हैं। गैस सिलेंडर के बाद प्याज की कीमतों में आए उछाल के चलते सोलन में लोगों को परेशानी हो रही है। शहरवासियों का कहना है कि महंगाई पर प्रदेश सरकार को नियंत्रण करना चाहिए, नहीं तो जनता का जीना दूभर हो जाएगा। सोलन के परवाड़ू बाजार में पुलिस ने 3 युवकों को नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चरस और चिट्टा बरामद किया गया। फिलहाल गिरफ्तार किए गए युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बिलासपुर के श्री नैना देवी के पास भर्ती क्षेत्र मंडियाली से पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा चरस के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने चारों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विश्व में कोरोना के मामले 10 करोड़ को पार कर चुके हैं, जिनमें 23,93,000 से ज्यादा की मौत, 8 करोड़ 7 लाख से ज्यादा ठीक हुए हैं। भारत की बात करें तो भारत में कोरोना का ग्राफ अब नीचे आ रहा है। देश में कोरोना के 12,000 नए केस सामने आए हैं, जबकि 11,000 से ज्यादा ठीक, 24 घंटे में 104 लोगों की मौत। भारत में संक्रमितों की संख्या 1,08,92,000 को पार कर चुकी है। इनमें से 1,05,98,000 ठीक, तो वहीं 1,55,500 से ज्यादा की मौत हुई है। राजधानी जिले में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,36,000 को पार कर चुका है, जिनमें से 1,000 से ज्यादा का इलाज जारी है। यूपी में संख्या 6 लाख को पार कर चुकी है, इनमें से 8,700 के मरीज की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,68,000 को पार कर चुका है। 2,65,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। तो चलिए दिन भर की 100 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।